So welcome to the Uncommon Talks. Welcome to Uncommon Talks, guys. This is a lovely Sunday. I'm here with Mr. Anand Sharma. He's the owner of Om Jiu-Jitsu. So, Mr. Anand, why don't you introduce yourself? Namaste everyone. My name is Anand Sharma. I'm multiple times national, Asian, South Asian and international medalist in Europe in Jiu-Jitsu and grappling. I'm founder, owner and the head coach in Om Jiu-Jitsu. I also teach kids in my village, which comes under Om Jiu-Jitsu NGO, and we are trying to create awareness towards martial art and self-defense in India right now. Right. So he's also my coach. So let's talk about his story. So coach, आप की स्टोरी क्या है? When did you come in MMA? आपने कब ज्वाइन किया? आपको कब पता चला इन चीज़ों के बारे में? एक्चुअली मेरे को काफ़ी लेट पता चला था, बट मैं एक्सरसाइज बचपन से कर रहा था. मैं गांव में पला बड़ा हूँ. मेरा बीच वाला भाई रेसलर था, तो उसको देख देख के मैंने उसी टाइम से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी. उसके बाद मैं स्टडी में काफ़ी अच्छा था, बट मेरे को नेवी जाना पड़ा घर की कंडीशंस की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल. और उसके बाद वहाँ पे मैं सबसे पहला गोताखोर बना अपने बैच में. फिर मैंने थोड़ा टाइम मर्चेंट में काम किया. उसके बाद मेरे को एक इंजरी हुई डाइविंग करते हुए ही. तो मैंने उसके बाद सोचा बैठ के कि अभी भी मैं लेट नहीं हुआ हूँ. मैंने फाइनेंशियल कंडीशन, माँ बाप सब टेक केयर कर लिया था. तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अभी भी खेल सकता हूँ. मैंने नेट पे सर्च किया, बहुत टीमें आई, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट मैं 2-3 जगह गया ट्रायल क्लास के लिए. एंड लास्ट में मैं क्रॉस ट्रेन गया. क्रॉस ट्रेन में मेरे को बहुत अच्छा लगा फर्स्ट डे ट्रायल क्लास के लिए साथ भी. और टेक्निक लेवल और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था उधर. फिर मैंने उधर ट्रेन किया ऑलमोस्ट 1-2 साल. उसके बाद मैं यूरोप चला गया था 1-2 साल. उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी जिम खोल लिया अलग से. उसके बाद गांव के बच्चों की भी हेल्प करने की कोशिश की है, बेसिकली इसीलिए क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल किया है बचपन में गांव से निकलते हुए. तो दो को और साथ मिल जाए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, जस्ट सेटिस्फेक्शन वाली बात है, राइट. अभी राइट नाउ हम ओम जिउ-जित्सु एंड ओम जिउ-जित्सु NGO 2 जिम रन कर रहे हैं. ओम जिउ-जित्सु गुड़गांव में है. आप गूगल सर्च पे चेक कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ. एंड ओम जिउ-जित्सु NGO गांव के बच्चों की हेल्प करती है सेम मार्शल आर्ट्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग इन स्पोर्ट्स में निकलने के लिए. राइट. सो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने फर्स्ट कौन सा इसमें से, मिक्स मार्शल आर्ट इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट आर्ट्स, राइट. सो इसमें से कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा पसंद आई और किस में आपने सबसे आउट परफॉर्म किया? सो जब मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली बॉक्सिंग वाज माय फेवरेट, और बॉक्सिंग में मैं अच्छा भी था. बट मेरे को जब ये हिप इंजरी हुई थी डाइविंग के टाइम पे, उस टाइम पे मेरे को दिक्कत ये हुई कि मैं स्टैंडिंग में मेरे को मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें होती थी. बट एट द सेम टाइम जिउ-जित्सु मैंने कंटिन्यू किया. जिउ-जित्सु गाइज हु डजंट नो, इट्स अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट वेयर यू यूज़ your technique and leverage against another person or your opponent's strength. और आप सबमिशन, होल्ड या चोक्स का यूज़ करते हो उसको सबमिट करने के लिए या सरेंडर करने के लिए. सो यू कैन से स्ट्रेट वे आई फॉल इन लव विद जिउ-जित्सु. जिउ-जित्सु करते करते मैं खेला इधर भी और बाहर भी. बट उसके एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेनिफिट हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी. जैसे आप पूछ रहे हो कि लाइक क्या रीज़न था मार्शल आर्ट चूज़ करने का या जो भी है. सो जैसे हम फॉर एग्जांपल जो लोग जानते नहीं हैं या डरते हैं जिउ-जित्सु किस टाइप की मार्शल आर्ट है, या हाथ टूट जाएगा, पाँव टूट जाएगा, चोट लग जाएगी, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि हम बहुत सेफ़ वे से प्रैक्टिस करते हैं. और ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो आपको सिखाती है कंट्रोल करना बिना डैमेज इन्फ्लिक्ट किए. अगर आपको कोई तंग भी कर रहा है, चाहे लेट्स से किसी गर्ल की कंडीशन में है, सेल्फ डिफेंस की कंडीशन में, कोई फ्रेंड ही है, पार्टी में गए है ना, पीली और फ्रेंडली और एंड ऑल, शी डजंट वांट टू हर्ट हिम बट एट द सेम टाइम शी वांट्स टू कंट्रोल हिम, राइट. तो ऐसे टाइम पे जिउ-जित्सु काम आता है. सो फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेनिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम. अगर आप ट्रायंगल में या किमोरा में किसी सबमिशन में फंस जाते हो तो आपकी ऑफेंसिवली रिएक्ट करने की कैपेसिटी काफ़ी लेस हो जाती है, राइट. और उस टाइम पे फिर आप बात करके उसको शांत करने की कोशिश कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हैं, या पुलिस, whatever you want to do it in a self defense aspect also. At the same time for athlete बहुत अच्छा होता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि रियल लाइफ में भी हार्ड कंडीशंस आती हैं तो आप सीख जाते हो
कि हार्ड कंडीशन में भी गिव अप नहीं करना है, सर्वाइव कैसे करना है ना, फाइट बैक कैसे करना है, वो चीज़ें धीरे धीरे नेचर में आ जाती है। मेंटल कंडीशनिंग वैसी हो जाती है। आल्सो इस काइंड ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि जब आप लेट्स से हम 5 मिनट का राउंड कर रहे हैं, लाइव रेसलिंग काइंड ऑफ राउंड, तो आप दूसरी चीज़ पे कहीं पे ध्यान नहीं दे सकते, राइट? यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर होम, यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर जॉब और योर गर्लफ्रेंड और पर्सनल लाइफ स्टफ, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान भटका आप फंसोगे। तो ये ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ लाइक बिना बताए हुए टाइप की मेडिटेशन है। एट द एंड ऑफ 3-4 राउंड आप बॉडी से थक जाते हो बट माइंड खुल जाता है, बहुत फ्रेश महसूस करते हो, राइट? एग्जैक्टली, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट। एग्जैक्टली। सो बहुत ऐसे बेनिफिट हैं जो लोग कभी भी नाम पढ़ के या इंटरनेट पे देख के नहीं समझ पाते, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू विल ट्राई यू विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो अभी इसी में थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में सबसे डेडली फॉर्म कौन सा है। जुजुत्सु हो गया कि हम अपनी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम में स्ट्रेंथ भी कम हो तो हम दूसरे इंसान को जो हमसे ज़्यादा वेट में हाइट में भी है, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? उसे ऑफेंसिव आने पे कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी बॉडी कंट्रोल करके उसे सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे डेडली फॉर्म कौन सी है? सी आई विल नॉट ट्राई टू बी यहाँ पे पार्शियल, तो हर एक मार्शल आर्ट का टाइम ऐसा आया था जब वो काफ़ी पीक पे गई। सो फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में लेट्स से अदर कंट्रीज़ की बात करें तो जैसे चाइना में कुंग फू डेवलप हुआ, या ब्राज़ील पे जब स्पेनिश का कंट्रोल था तो उन्होंने कापोएरा डेवलप किया, है ना, डांसिंग फॉर्म के अंदर ही छिपी हुई मार्शल आर्ट फॉर्म। तो हर एक का टाइम ऐसा आया है, चाहे आप इंडिया में ले लो, हमारे राम कृष्ण हनुमान जी के टाइम से या भीम के टाइम से कुश्ती चली आ रही है ना, और कलरीपट्टू आपने सुना भी होगा, है ना, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मार्शल आर्ट की फॉर्म निकली हैं। तो बहुत हर एक का टाइम आता है, बट राइट नाउ यू शुड बी आस्किंग द क्वेश्चन इज विच वन इज मोर प्रैक्टिकल और मोर ब्रूटल इन टूडेज एस्पेक्ट, राइट? टूडेज एस्पेक्ट। सो अगर हम इस तरीके से बोलें तो मेरी पर्सनल चॉइस मैं बता रहा हूँ, दो लोगों की डिफरेंट हो सकती है। इवन इफ़ यू गो फॉर MMA और आइदर यू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, स्टैंडिंग में बॉक्सिंग एंड मुay थाई, देयर इज़ नथिंग लाइक ब्रूटल लाइक प्रैक्टिकल बॉक्सिंग एंड मुay थाई, बिकॉज मुay थाई में आप पंचेस, किक्स, एल्बोज एंड नीज सब कुछ यूज़ कर सकते हो, राइट? आर्ट ऑफ 8 लिम्स। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ग्राउंड बेस्ड हो या किसी ने आपको गिरा दिया है तो रेसलिंग and jiu-jitsu. These 4 are right now like most practical and most brutal martial arts, you can say. दूसरी बंदे पे डिपेंड करता है, कोई बंदा हो सकता है कराटे में इतना अच्छा हो जाए कि वो आउट परफॉर्म करे दूसरों को, राइट? कई बार होता है, UFC फाइट्स में आप देखो स्टीफन वंडरबॉय थॉम्पसन या और भी बहुत लोग हैं। बट मेन चीज़ क्या है कि अगर आप किसी को नए बंदे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर आप पुरानी टाइप की मार्शल आर्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे ताई ची, आइकिडो, अपने टाइम पे वो अच्छी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आइकिडो डेवलप हुई थी स्वॉर्ड फाइटिंग को रोकने के लिए, रिस्ट मैनिपुलेशन, राइट? बट आज के टाइम में वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम स्वॉर्ड से फाइट नहीं करते MMA में, पंचेस, किक से, सबमिशन होल्ड से फाइट करते हैं, है ना? सेम वे ताइक्वांडो एंड अदर। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी टाइम के साथ थोड़ा प्रैक्टिकलिटी खो देती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मार्शल आर्ट ख़राब है या अच्छी है, वो एक तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। आल्सो वो तरीका होता है धीरे धीरे लोगों की लाइफ जीने का, डिसिप्लिन एंड ऑल आ जाता है धीरे धीरे, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में लेट्स से, या फिर आई गेस वर्ल्ड में, आउटसाइड इंडिया बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं लोग, इनके अथॉरिटी वगैरह भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिम पर्टिकुलरली इसके लिए प्रॉपर ओपन है, जैसे हमारा ये वाला गुड़गांव में है, लेकिन ये इतने साल बाद खुला है। सो जो एंथुजियास्ट है, जिन्होंने आज तक MMA देखा है, मूवी से अनडिस्प्यूटेड मूवी देख ली, किसी ने नेवर बैक डाउन देखी, जैसे मेरा शौक नेवर बैक डाउन से स्टार्ट हुआ था। सो कौन सी एज है जहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में या फिर हमारे हरियाणा में जहाँ से कोई बच्चा ट्रेन कर सकता है रेसलिंग में, जुजुत्सु में, और आगे कंपटीशन में जा सकता है, ADCC एंड BJJ कंपटीशन जितने भी हो? सो यहाँ पे आपके 2 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, मैं बारी बारी आंसर करने की कोशिश करूँगा। एक तो है जो हमारी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट हैं, जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है ना, कुश्ती में जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा से और जगहों से भी निकलते हैं लोग, बॉक्सिंग में भी निकलते हैं। अभी राइट नाउ ओलंपिक चल रहा था तो उसके बारे में बात करते हैं। यस।
जो लोग खेले वो बहुत अच्छा खेले, किसी पे नाम रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो देश के लिए एटलीस्ट वहाँ पे जाके परफॉर्म किए हैं, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि बेसिक लेवल पे, रूट लेवल पे अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिले, थोड़ा सा और फैसिलिटी मिले, तो जहाँ पे आज 5-6 लोग जीते हैं, 7 लोग जीते हैं, वहाँ पे 70 भी हो सकते हैं। ये छोटे छोटे देश ये हमसे आउट परफॉर्म कर जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इंडियन लोगों में क्वालिटी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं, और मैं 20-25 कंट्री घुमा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इंडिया में भी देखा है कि लोग फॉरेनर लोगों को सिर पे बैठा लेते हैं, एक एज दे देते हैं अपने ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। हमारे जब अंग्रेज़ों के टाइम पे देख लो आप, चाहे हॉकी के देख लो, मेजर ध्यानचंद एंड ऑल, आप रेसलर देख लो, गामा पहलवान, चंदगी पहलवान, दारा सिंह, हराया है फॉरेनर्स को, हमेशा हराया, राइट। बिल्कुल। हम जितने और अच्छे रेसलर्स हो सकते हैं, मैं बोलता नहीं, जैसे राइट नाउ जैसे रशियन ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, ईरानियंस हैं, है ना, बहुत जगह अच्छे अच्छे रेसलर डेवलप हो रहे हैं, अमेरिकन भी। तो इंडियंस तो हमेशा से रहे हैं ट्रेडिशनल, बट बात है अभी सपोर्ट की, क्योंकि हमारा देश एक ऐसी कंडीशन से गुजरा है जिस पे लोग अब ध्यान नहीं देते हैं। 500-600 साल मुगलों का राज, और उसके बाद 350 साल अंग्रेज़ों का राज। उन्होंने जिस सिस्टमेटिक ढंग से हमारा जो समाज था, जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी, जो हमारी चलती आ रही थी, इवन आप मार्शल आर्ट्स को भी बोल सकते हो, बहुत सिस्टमेटिकली ढंग से डिस्ट्रॉय किया है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे संस्कृत वाले स्कूल, गुरुकुल, नालंदा तक्षशिला, ये चीज़ें नहीं चल सकती थी, वो तो एक्चुअली मुगलों के टाइम में डिस्ट्रॉय हो गई थी, बट ओनली अंग्रेजी मान्यता प्राप्त, राइट। कढ़ाई वाले का बच्चा कढ़ाई नहीं करना चाहता, बुनाई वाले का बुनाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मटेरियल सारा ले जाया जाता था, उसी को बना के दुगने तिगने दाम पे बेचा जाता था। अब आज भी वही चल रहा है। हम जैसे बंदे कुर्ता पजामा पहनना पसंद नहीं करते, बट ब्रांडेड टी शर्ट पहन के अच्छा लगता है ना। अगर नमस्ते करेगा तो गवार है, बट हाय हेलो बोलेगा तो एजुकेटेड है। तो उन्हीं का कल्चर हमारे थ्रू रन आउट कर रहा है, हमारा कल्चर कहीं खो गया रास्ते में। इसकी वजह से जो बेसिक रूट पे जो सपोर्ट होता था ना, वो ख़त्म हो गया है। ख़त्म कुछ जगह पे बचा हुआ है, जैसे हरियाणा में बचा हुआ है, पर अभी भी मेरा मानना ये है कि वो जो सपोर्ट है वो अखाड़ों में और देसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो कल्चर स्कूल्स में आए। ये अगर हम टर्निंग पॉइंट है, ये अगर अब बड़ा डिसीजन हम ले पाएँ, या प्लीज़ जो भी गवर्नमेंट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इस तरफ ध्यान दे। मैं ऑलरेडी कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ अपने गांव में, एटलीस्ट अपने गांव के स्कूल में भी एज ए करिकुलम लागू करने की। बट अगर हम जो पीटी पीरियड, आई थिंक हम सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, पीटी पीरियड सब ने देखा होगा, वो या तो खाली ही जाता था या उसको कोई मैथ वाला या साइंस वाला टीचर टेक ओवर कर लेता था अपना सिलेबस कवर करने के लिए, राइट। या सो क्यों उस पीरियड में, एक तो आप चाहते हो ओलंपिक एथलीट प्रोड्यूस करना, पीटी पीरियड दिन में एक बार या हफ्ते में 2-3 बार आता है, उसको भी कोई और ओवरटेक कर रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे लेवल के एथलीट प्रोड्यूस करने का, राइट, विदाउट एनी प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आरक्षण वाला लफड़ा खत्म हो, 12th तक मिले सबको सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड ऑल। जो खेलना चाहता है वो खेलने के नाम पे स्कॉलरशिप मिले, नॉट ओनली पढ़ाई के उस पर, है ना। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी है वो तो अंग्रेज़ों का डेवलप किया हुआ है। उनको अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए वर्कर्स क्लर्क्स चाहिए थे जो उनसे थोड़ी बातचीत कर पाए, इतना लेवल का एजुकेशन, बट एट द सेम टाइम हायर पोजीशंस पे वो थे, वो कंट्रोल कर रहे थे, वो बैठ के क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट आज भी चल रहा है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला स्पोर्ट्स है इंडिया में, राइट। क्यों रेसलिंग बॉक्सिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मेडल के लिए, राइट। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए स्पोर्ट्स को, और उसके बाद अगर ठीक से हर ऑर्गेनाइजेशन या तो स्कॉलरशिप के लेवल पे या परफॉर्मेंस के लेवल पे ओपन वो करवा के, है ना, ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स, और फिर वहाँ से सिलेक्ट करें, और ये होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया, राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक बार फनल क्रिएट हो जाएगी ना, तो नीचे से सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा। फिर जब 2 लोगों को दिखेगा कि ओ आज फर्स्ट टाइम गुड़गांव में से भी 2 बच्चे ओलंपिक या नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो 10 माँ बाप उस न्यूज़ को पढ़ के अपने बच्चों को और सपोर्ट देंगे, राइट। हमको वो चाहिए। अगर रूट लेवल पे सपोर्ट क्रिएट कर पाए ना,
तो ऊपर वाली पोजीशन प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो ये कौन सी एज अच्छी रहती है इसके लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए? आई थिंक 13 से बोलते हैं जैसे। सी दो चीज़ें होती है हमारे वैदिक कल्चर में कि जनरली माना जाता है कि 1 से 7 की एज तक बच्चा पहले फिजिकली ग्रो करता है, क्योंकि इन्फेंट्स में, मैमल्स में आई थिंक मोस्टली या आम ही है जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उतना जल्दी कैपेबल नहीं हो पाता। आप देखोगे गाय भैंस का भी कुछ ही देर में उठना स्टार्ट कर देता है, गिरता है, उठता है, फिर अपने पाँव पे उठ जाता है। Exactly. हमको 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने लगते हैं, है ना। तो 6-7 तक तो आई थिंक उसको फिजिकली डेवलप होने दो, खेलने दो, बढ़ने दो, जो भी करे, मतलब एनर्जी लेवल उसका एग्जॉस्ट हो। उसके बाद उसकी मेंटल कैपेसिटी डेवलप होनी ज़्यादा स्टार्ट होती है 6 से 13। तो उस टाइम पे आई थिंक अगर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाए, है ना, कभी माँ बाप के साथ गया, थोड़ा थोड़ा किया, मज़ा आया, है ना, थोड़े गेम खेले, जैसे हमारी जिम में करते हैं हम बच्चों का, राइट। अगर आप वीडियोस देखोगे इंस्टा पे या गूगल पे। और फिर 13 से स्ट्रिक्ट इनिशिएशन, 13 से लाइक डजेंट मैटर कितना वो कैप्चर करता है, बट फिर उससे उस टाइम पे थोड़ा सा गेम पार्ट और थोड़ा सा टेक्निक पार्ट अलग हो जाता है। बट कंसिस्टेंसी, वही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये है अभी अमेरिकन है या चाइनीज़ हैं, राइट, जापानीज़ हैं, वो बहुत छोटी एज से ये लाइक सेपरेट कर देते हो कि ये बच्चा जिम्नास्टिक में अच्छा है तो लेट हिम ट्रेन, जिम्नास्टिक ही करने दो। ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ के 80% लाए या ना लाए, बट कर रहा है ना, ये रेसलिंग में अच्छा है तो इसको रेसलिंग करवाओ, है ना। पासिंग ग्रेड्स काफ़ी होते हैं जैसे बाहर देखते हैं। एग्जैक्टली। तो वो सिस्टम चाहिए, और एट द सेम टाइम माँ बाप को भी उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर माँ बाप ये सोचेंगे कि ओ दूसरा जीत रहा है, अच्छा है, बजरंग पुनिया जीत रहा है, बट मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी, ये होगा तो नहीं होगा, राइट। जैसे होता है ना हमारे में, वही है, साधु सन्यासी वाला कल्चर कम हो गया। पहले लाइक 30 to 40% तो हमेशा रहते थे, इज्जत होती थी उनकी हर जगह, पर आडंबर इतना आ गया, फेक चीज़ इतनी आ गई कि लोगों का भरोसा उठ गया, है ना। अब वो लगता है कि वो ठीक है, साधु सन्यासी है, बहुत इज्जत है, पर मेरे घर में नहीं बनना चाहिए, मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए। सेम वे वो अच्छा बॉक्सर है, रेसलर है या MMA प्लेयर है, बट मेरे घर में नहीं बनना चाहिए, मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी। वो कल्चर ख़त्म होना चाहिए। चोट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा बहुत देखो, अनजाने में थोड़ी बहुत तो हो जाती है एथलीट की लाइफ में, पर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, हम खाली अपना नहीं बोलेंगे, जो बहुत सेफ तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। उनको पता है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कितना स्पीड देना है, या जो भी है कोच के हिसाब से। तो आपको कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा, राइट। सब जिम, सब ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक ट्रायल क्लास तो सब ऑफर करते हैं, राइट। आप जाके फिगर आउट कर सकते हो। आज का टाइम ये भी नहीं है कि आपको आंख बंद करके भरोसा करना है। मैं ये बात सब माँ बाप को, सब देखने वालों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हर माँ बाप एक बार अपने बच्चे को एक स्पोर्ट्स में तो डाल के देखे, ठीक है। क्योंकि बस पढ़ाई से जब तक उसका फिजिकल स्ट्रोंग नहीं होगा, जब तक खाली पढ़ाई से आई थिंक वो उतनी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। जहाँ चाहे वो एथलीट ना बने, बट वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनेगा। वो जैसे ही मार्शल आर्ट में रह के, डिसिप्लिन में रह के थोड़ा आगे जाएगा, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, उसका करेक्टर डेवलप होगा, राइट, टफनेस आएगी उसके करेक्टर में। 100 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती हैं, जो माँ बाप नहीं समझ पाते एट द सेम टाइम। तो आई थिंक 6-7 की एज से माँ बाप को थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखना चाहिए। सो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, लेट्स से हमारी टीम से पुष्कर, अंकित, मैं, हम तीनों ही स्पोर्ट्स में रहे हमेशा से, बचपन से स्पोर्ट्स कर रहे हैं, फिटनेस में हैं, उसके बाद अभी भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एंड ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे MMA हो, चाहे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट हो, ये बेसिकली आपको कोई भी स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कोई भी हार्ड टाइम आता है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं 10 पुशअप के बाद या फिर बहुत रन करने के बाद, 10 राउंड्स के बाद हमें ऐसा लगता है कि फटीग हो गया, लेकिन हमारा जो कोच है हमें पुश करता है। तो हमें लाइफ में ये चीज़ फिर समझ आती है जब हमें रिजल्ट देखते हैं कि हमें पुश करना है। ये ऐड ऑन हो गया, कंसिस्टेंसी और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को पुश करना, उससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है।
स्पोर्ट्स खेलने से लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और ऑब्वियसली फिजिकल डेवलपमेंट तो होती ही होती है। लेट्स से फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे अगर आप थकोगे रोज़ रोज़ तो आप खाना भी ऑटोमेटिकली अच्छा खाओगे, राइट? एग्जैक्टली। क्योंकि अगर जंक खाओगे तो ताकत नहीं महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी नेक्स्ट डे। स्लीप, फिर आप एट करोगे उस प्रैक्टिस को, तो आप ऑटोमेटिकली आपके स्लीप पैटर्न, आपके खाने के पैटर्न वो चेंज हो जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। सो ओके, आप आई गेस एनजीओ के साथ साथ आप विमेन सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस पे भी काफ़ी फोकस करते हो, राइट? सो आप क्या मतलब बताना चाहोगे कि कैसे ये चीज़ इनकलकेट करनी चाहिए स्कूल्स में? जैसे हमें थोड़ा बहुत बताते हैं लेकिन हमें हमेशा सेपरेट रखा जाता था। इंडिया में हर चीज़ को बहुत टैबू माना जाता है कि जैसे पीरियड्स हैं लड़की को, तो इस चीज़ के लिए कोई ओपनली बात नहीं करता है, जबकि लड़कों को एक एज के बाद पता होता है ये चीज़, लेकिन कोई ओपनली बात नहीं कर पाता। अगर उनकी मदर को या फिर उनकी सिस्टर या फिर उनकी गर्लफ्रेंड को कभी हो रहे हैं तो ये चीज़ वो ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते। सेम चीज़ है कि अगर सेल्फ डिफेंस लड़की सीख रही है, एक तो सामने वाले अपोजिट मेल के साथ वो कंफर्ट लेवल आना, जब तुम ट्रेन करते हो ऑब्वियसली मेंटली खुलना और कॉन्फिडेंस आना, जो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़कियां होती हैं, और इस चीज़ को डिस्कस करना भी, बिकॉज कई बार होता है कि तुम मोलेस्ट हो जाते हो या फिर तुम्हें रोड चलते बहुत होती है, ठीक है, हूलिगन्स होते हैं काफ़ी लोग और वो करते हैं तंग, तो उनको जवाब देना भी आना चाहिए, बिकॉज अगर जवाब नहीं दोगे तो वो चीज़ बढ़ती जाती है, राइट? तो वो चीज़ कैसे स्टार्ट हो सकती है? क्या ये जो चिल्लाने वाली चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं नो ऐसे करके बोलना है, सेल्फ डिफेंस में ऐसे रोकना है, माथे पे हाथ मारना है, वो कितना इफेक्टिव है और कहाँ से स्टार्ट होती है? ओके, सो बच्चों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट वुमेन सेल्फ डिफेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑलरेडी जब से मैंने ये जिम स्टार्ट की थी, इसके जो इनिशिएटिव थे, जो गोल थे, उनमें से ये एक मेन है, क्योंकि मैं लेट्स से खेलते हुए कुछ मर्चेंट के टाइम पे 20-25 कंट्रीज़ घूमा हूँ, तो मैंने ये बाहर बहुत देखा है कि गर्ल्स बहुत अवेयर हैं अपनी फिटनेस और सेल्फ डिफेंस को लेके इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे चाहे आप माँ बाप या हमारा ओल्ड कल्चर के हिसाब से बोल लो, है ना, सोसाइटी मेल डोमिनेंट, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं छिप जाती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप मोलेस्ट हो रहे हो या भगवान ना करे किसी के साथ रेप हो गया और उसके बाद भी अगर जिंदा बच गई तो रिग्रेट करने का टाइम आता है, राइट? उससे पहले दिक्कत क्या है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये समझना ज़रूरी है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में बोलने को मेल एंड फीमेल बराबर हैं, बट बराबर नहीं है एक्चुअली में। मैं रात को 12 बजे फ्रीली घूम सकता हूँ बाहर जाके, लड़की नहीं निकल सकती उतना आराम से रोड पे, राइट? तो क्या होता है कि जब तक वो सोच बराबर ना हो जाए, जब तक लड़की को एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल ना ट्रीट किया जाए, तब तक एटलीस्ट उसको खुद से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, उसको खुद का डिफेंस सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से या कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन में आप अनफॉर्चुनेटली फंस गए और उस टाइम पे आप चिल्ला रहे हो हेल्प के लिए, कोई आए ना आए। आज के लोग क्या करते हैं, हेल्प के लिए नहीं आएंगे बट रिकॉर्ड वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, राइट? वो सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो ऐसी सोसाइटी में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरा हेल्प करने के लिए आएगा? तो बेटर है खुद की खुद सेल्फ कैपेबल, सेल्फ, है ना, सीखो, रेडी रहो उस चीज़ के लिए। नाउ दूसरी बात, आई थिंक बहुत जिमें हैं जिनमें आप बोल रहे हो उस टाइप की चीज़ें होती हैं, कंफर्ट जोन एंड वो, और पर एट द सेम टाइम बहुत ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छे से सिखाती हैं, जिनमें गर्ल्स की स्ट्रेंथ भी है, जैसे हमारे पास है, राइट? गर्ल के साथ कंफर्टेबल रहती है। हमारे पास कुछ गर्ल्स लाइक किड्स भी हैं जो अभी अडल्ट्स हो रही हैं, तो डिफरेंट एज ग्रुप, राइट? जैसे क्रॉस ट्रेन में भी है, वॉरिस्को में भी है, अच्छी कई जिमों में है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और अच्छे से गाइड भी किया जा रहा है। वो फिर से वही पॉइंट आ जाता है, अगेन मैं सब गर्ल्स को, माँ बाप को और अडल्ट्स वुमेन जो देख रही हैं हमको, उनको बोलूँगा कि आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। आप ट्रायल क्लास लो, आपको पता चलेगा एनवायरनमेंट का, आपको पता चलेगा कि आप कितने कंफर्टेबल हो, आपको पता चलेगा कि कोच कैसे सिखा रहा है ना, कि कितना इफेक्टिवनेस है। अब बात आ जाती है, जैसे इन्होंने पूछा माथे पे हाथ मारना, ये रोकना, है ना। कई बार क्या होता है, हर मार्शल आर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डिफेंस के लिए डेवलप हुई है, उसका बाद में अटैकिंग या एथलेटिक पर्पस के लिए यूज़ करना एक इट्स अ सेपरेट स्टोरी, राइट? बट
पहले तो अपनी जान बचाने के लिए आर मार्शल आर्ट डेवलप हुई है। तो हर एक की अलग अलग तरीके की सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स मिलेंगी, विच इज़ ओके। हम ये बोलना नैरो माइंडेड रह के कि वो कराटे अच्छा नहीं है, मार्शल आर्ट लाइक सेल्फ डिफेंस के लिए जिजुत्सु अच्छा है, या ताइक्वांडो अच्छा नहीं है, krav maga अच्छा नहीं है, ओनली जिजुत्सु अच्छा है, वो गलत होगा। उन चीज़ों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, बट बात आ जाती है जब आती है प्रैक्टिकलिटी की। प्रैक्टिकलिटी में दिक्कत क्या होती है कि आप मान के चलो अगर 60 kg की गर्ल है तो इवन 60 kg के बॉय के साथ भी स्ट्रेंथ मैच नहीं होती, बंदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। हो सकता है ड्रग्स वग्स लिया हो सकता है वॉयलेंट हो, है ना, मारने की, गला खींचने की, ओवर पावर करने की कोशिश करे। तो आप स्ट्रेंथ से ही अगर उस टाइम फाइट करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक मैक्सिमम आप बहुत जल्दी अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे, और फिर जो होना था वो भी नहीं होगा डिफेंस, राइट। तो यहाँ पे जाके प्रैक्टिकलिटी वाली बात आ जाती है। ऑब्वियसली कोई आपको दूर से अटैक कर रहा है तो बेटर है टोकना, रोकना। इवन हम नॉर्मल राह चलते बंदे को भी एकदम से चिल्ला के रोक दे तो वो भी झिझक जाता है, राइट। तो दूसरा तो जो डरा हुआ है, जो अटैक कर रहा हो, तो झिझकेगा ही। तो रोकना वो ठीक है, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बना के रखो, अपने हाथ बीच में रखो अपने और पार्टनर के, है ना, रोको उसको जितना रोका जाए। उसके बाद भी अगर वो अप्रोच करता है तो फिर उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक एफिशिएंटली यूज़ करके, है ना, कम से कम डैमेज लिए बिना उसको सिचुएशन को नलीफाई कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का यूज़ आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कई मार्शल आर्ट एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, बट ये मैं गर्ल कम्युनिटी पे छोड़ता हूँ। आप लोग ट्राई करो, आप गलत भी ट्राई करोगे तो भी एक टाइप का आइडिया आएगा, राइट। सही भी ट्राई करोगे तो भी एक टाइप का आइडिया आएगा। तो ट्राई करके देखो, पता चलेगा। ओके, सो इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट्स के कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं जो होते हैं अलग अलग लेवल पे, उसके बारे में थोड़ा सी राइट नाउ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एट द सेम टाइम बहुत नई ऑर्गेनाइजेशंस निकल रही हैं, क्योंकि सो फॉर एग्जांपल कराटे कैसे ख़राब हुआ था। कराटे भी एक टाइम पे बहुत अच्छी मार्शल आर्ट होती थी, बट उसको लोगों ने बिजनेस बना दिया, राइट। 3 महीने में ये बेल्ट, 6 महीने में ये बेल्ट। कभी बंदे ने दूसरे बंदे के साथ अपने स्किल ट्राई नहीं किए, जैसे हम रोज़ लाइव रेसलिंग या जिजुत्सु करते हैं, राइट। और उसको एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि यार वो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे जिम में भी होता है, लाइक फ्रैंकली से आप 100 किलो उठा रहे हो तो आपको लगेगा अरे यार आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, आप एक मुक्के में मार दोगे दूसरे को, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। वो जब आप एक्चुअल में मैट पे उतरते हो या रिंग में उतरते हो या फाइट की सिचुएशन आती है तब पता चलता है एग्जैक्टली कि आप कितना कैपेबल हो, राइट। तो एक कंपैरिजन नहीं रहता। और बात आ जाती है जब फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो जहाँ पे चीटर्स जिम बैठी हैं वहाँ चीटर्स ऑर्गेनाइजेशन भी बैठी है, राइट। वो आई थिंक एथलीट को या जिम को धीरे धीरे खेलते खेलते फिगर आउट होता है। कई बार गलती भी होती है। जो फॉर एग्जांपल हम जब क्रॉस स्टैंड में थे तो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई थी GFI करके, हरियाणा बेस्ड। तो उन्होंने कुल मिला के काफ़ी चीटिंग हुई थी उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी। तो हम उसके बाद उसके साथ खेलना छोड़ दिया हम लोगों ने। तो कई बार ऐसे चोट खा के सीखता है बंदा, क्योंकि जब कोई लाइक एक इक्वल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है या गवर्नमेंट बॉडी नहीं है तो कोई ना कोई सैंक्शन होता है, राइट। कोई ना कोई किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो अप्रूव करेंगे या जो भी है, बट ज़रूरी नहीं है वो अच्छी हो। तो जैसे राइट नाउ कुछ पहले जैसे SFL था, SFL में कुछ टाइम पहले अच्छा चला, उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई। अभी MFN है, MFN राइट नाउ इज़ द आई थिंक द बेस्ट इंडियन बेस्ड, राइट, MMA ऑर्गेनाइजेशन। MMA ADCC इज फॉर ग्रैपलिंग, फॉर जिजुत्सु, फॉर रेसलिंग, फॉर these things। ठीक है। ऐसे करके एक जिजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, और भी 1-2 हैं जो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम खेले हैं। इंटरनेशनली काफ़ी हैं। मैं बाहर आई थिंक इंडिया से ज़्यादा बाहर खेला हूँ, बाहर कर रहा हूँ इसलिए। और कई एक्चुअल में अच्छी भी आ रही हैं, बट उसके लिए अभी नए एथलीट को सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसको ज़रूरी है अपना स्किल लेवल बेटर करना। स्किल लेवल जब वो बेटर करेगा, आपके कोच आपको खुद ही गाइड करेंगे, है ना, यू विल फिगर इट आउट। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पे मेहनत करो।
आप अपनी साइड अच्छी करो, अपना स्टैंड अप अच्छा करो, आपका ग्राउंड गेम अच्छा करो, आपका स्टेमिना अच्छा करो, राइट, आपका माइंड सेट अच्छा करो, उसके बाद आती है बात खेलने की, राइट। खेलने का कोच अपने आप सोचेगा, मैं वो आपके कोच समझते हैं, आप अपने कोच पे छोड़ो उस चीज़ को और बेटर होने की कोशिश करो। और लास्ट सजेशंस आपके थ्रू, अपार्ट फ्रॉम होम, और कौन कौन से हैं, जैसे जिम है, इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जो सिखाते हैं, So guys, डेवलप करते हैं? अभी राइट नाउ ऑनेस्टली सेइंग जित्सु और एमएमए काफ़ी नया है इंडिया में, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो फॉर एग्जांपल बहुत लोग फ्रेंड है मेरे, अगर मैं एक जिम का नाम लूँगा तो दूसरी जिम वो सोचेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया, ऐसा होता है, राइट। ओवरऑल सबके हाँ, तो करते प्रोवाइड। मैं जितना मेरे को याद आ रहा है अभी मैं उतना नाम लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गुड़गांव में हो तो हमारी जिम ट्राई कर सकते हो, आप वॉरियर्स को ट्राई कर सकते हो, आप द कॉम्बैट लेबोरेटरी करके एक नया खुला है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी ट्राई कर सकते हो। और भी हैं छोटी मोटी जिम, एक्चुअली पुरानी भी हैं बट वो आपके ऊपर है। अगर आप दिल्ली साइड जाते हो तो क्रॉस ट्रेन बेस्ट है फ़िलहाल, बाकी और भी हैं जैसे नॉकआउट्स एंड ऑल, राइट। एक जित्सु की भी है बीजेजे इंडिया करके। अगर आप बेंगलोर की तरफ जाते हो तो आईजेजे बेस्ट है आई थिंक। उसके बाद वहाँ पे भी 2-3 और भी हैं। हैदराबाद की साइड जाते हो तो स्पायरल स्टूडियो करके है। अगर आप मुंबई की तरफ जाते हो तो टीम रिलेंटलेस करके है, और भी हैं कई, बट मैं जिसका मैंने मोस्ट प्रोबेबली नाम सुना है, जिसके साथ इंटरेक्शन है, जिसके साथ खेले हैं, उसी को ही याद कर सकते हैं, राइट। और अगर कलकत्ता की साइड चलते हैं तो जैसे जित्सु रोनिन्स, या वहाँ पे 2-3 हैं एक्चुअली। तो चेन्नई में है जैसे 4 पिलर एकेडमी। तो कई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ऊपर की तरफ जाते हो आप, अरुणाचल में मेरा एक फ्रेंड है हीगियो, उसकी है अब्रू समंते करके एकेडमी। अगर आप ऊपर मणिपुर की तरफ जाते हो तो कौशिक है, उसकी है खोमाई करके एकेडमी। तो ऑर्गेनाइजेशन अभी और एकेडमीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। हरियाणा पंजाब की तरफ से मैंने इतना नहीं सुना है, छोड़ के आईटीटी काफ़ी अच्छी टीम है, चंडीगढ़ बेस्ड इंडियन टॉप टीम। बट यही फैलाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ये बच्चों वाला आइडिया सबको पिच करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गांव में सिखाता हूँ, मैं उनसे पैसे नहीं लेता, बट आप ले सकते हो यार। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हर जिम में अभी राइट नाउ एमएमए एंड जित्सु ओनली सिटीज़ में है ना, पैसे से दे के सीखा जा रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जितना आप सीख रहे हो, चाहे आप एज ए कोच हो वहाँ पे, या एज ए सीनियर स्टूडेंट हो या जूनियर स्टूडेंट हो, जब भी कभी आप अपना गांव या टाउन विजिट करो तो एटलीस्ट अपने भाई चाचा ताऊ के लड़कों को, या जो बच्चे गांव आस पड़ोस के चाहते हैं, उनको थोड़ा बहुत सिखाओ। उससे क्या होगा कि वो कल्चर एटलीस्ट डेवलप हम अपनी साइड से करना स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे चेक करोगे ओम जित्सु एनजीओ, तो आपको मिलेगा। आप सेम इनिशिएटिव के साथ भी जुड़ सकते हो। हम भी सिखाने आ सकते हैं फ्यूचर में आपके, अगर आप सिखाते हो, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म डेवलप कर देते हो, है ना, तो हम भी सपोर्ट करेंगे, आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि हर एक, चाहे वो आईजेजे वाले हैं, चाहे वो क्रॉस ट्रेन वाले हैं, चाहे वॉरियर्स को वाले हैं, मेरी सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है हम्बल, कि जब भी आप अपने गांव या शहर विजिट करते हो, थोड़ा थोड़ा सिखाओ बच्चों को। ये आपके लिए भी इवन फ्यूचर में अच्छा रहेगा। क्योंकि लेट्स से अगर हम बिजनेस तरीके से बात करें तो जब भी आप कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो पहले प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में भी कुछ टाइम इन्वेस्ट, कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है। बट हम एक ऐसी लाइक इंडस्ट्री हैं जो जिम खोल दिया, बैठ के वेट कर रहे हैं या थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करके वेट कर रहे हैं कि लोग आएंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो उन बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनको सिखाओ, चाहे आप पैसे ले लो, नो वरीज। जब वो बड़े होंगे, जब वो स्कूल कॉलेज नौकरी करने निकलेंगे शहरों की तरफ, तो घूम फिर के आपके पास ही आएंगे वो, राइट। आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है यार। और एट द सेम टाइम जहाँ आप 10 एथलीट प्रोड्यूस कर रहे थे, वहाँ पे आप हो सकता है 100 प्रोड्यूस कर दो उस टाइम पे, तो वो भी तो बेनिफिट है, देश का तो फायदा हो ही रहा है। पूल बड़ा होगा, उसमें से एग्जैक्टली वही चाहिए।
130 करोड़ की जनसंख्या में हमको तड़पना नहीं चाहिए 6-7 मेडल के लिए, राइट? तो वो चाहिए, वो कल्चर डेवलप करो। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है सब MMA और जित्सु बेस्ड जिम से एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा अपने गांव की तरफ इन्वेस्ट करो, या फिर सब साथ में मिलके काम करते हैं। अगर किसी को मेरा आइडिया सही लगता है आप कांटेक्ट करो मेरे से, हम साथ में कोलैबोरेट करेंगे, मैनेज करेंगे। लेट्स से अगर आप राजस्थान साइड हो, आप दिल्ली साइड हो, या आप साउथ इंडियन साइड हो, है ना, आप कलकत्ता साइड हो, हम बात करके प्लान करेंगे उस हिसाब से। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप बोलते हो हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आप आके सिखा दो, या आप आना चाहते हो हमारी साइड, तो हम आपको भी इनवाइट करेंगे, नो वरीज, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगेगा मेरे को भी कि सीनियर एथलीट्स या सीनियर कोचेस आके मेरी जिम वाले बच्चों को या मेरे गांव वाले बच्चों को सिखाए। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिले, एट द सेम टाइम सब लर्न करें, है ना, फायदा हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है। और एज एथलीट कोई 5 पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स, ओके। आई थिंक एथलीट्स अच्छे डेवलप कर सकते हैं हम अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। तो मेरे लिए कुछ चीज़ें आई थिंक दूसरों से ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आती है मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप एथलीट हो, आप फिजिकली तो एनीवे ट्रेन कर रहे हो, राइट, बट ज़रूरी है अगर आप अपना एंग्जाइटी लेवल, आपका एग्रेशन लेवल, आपका कंपटीशन के टाइम की जो घबराहट है उसको कंट्रोल कर पाओ। वो तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि बॉडी को तो रेडी कर लिया बट माइंड धोखा दे रहा है कंपटीशन में, है ना, ब्लैंक हो गए, फ्रीज हो गए, हड़बड़ा के कुछ गलत कर दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेडिटेशन, ओके। और लोगों के लिए ये लास्ट में आता है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेरे लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने फैंसी नाम रखने की जगह ओम जित्सु रखा। बहुत लोगों ने उस टाइम मेरे से पूछा था कि आपने ओम जित्सु क्यों रखा, ये तो ऐसा लगता है योगा स्टूडियो टाइप का, MMA जिम को तो ऐसा फंकी नाम होना चाहिए, राइट, फाइटिंग टाइप का कुछ। तो बट मेरा रीज़न यही था कि आप फाइटर बनो, बट फाइटर बनो साथ में काम माइंड के साथ में, है ना। आई थिंक बेस्ट फाइटर वही होता है जिसका माइंड काम है, जो हर सिचुएशन को देख रहा है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकता है बिना मेंटल बैलेंस खोए। तो मेडिटेशन, एग्जैक्टली। दूसरा आ जाता है आपका डिसिप्लिन। अगर आपको अच्छा बनना है तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप 3 दिन हफ्ते में ट्रेन करके अच्छा नहीं बन सकते, डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन करोगे तो फिर तीसरा आपकी अलर्टनेस, आपकी डेडिकेशन, आपका मेंटल कैपेसिटी। क्योंकि सीखने तो बहुत लोग आते हैं, पढ़े हम भी थे स्कूल में, बट सबके 80% नहीं आए, ना कि सबके सब फेल हुए, है ना। तो हर एक बच्चे का, हर एक बड़े का जो कैचिंग पावर है, जो अटेंशन लेवल है, जो ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट एट द सेम टाइम आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल विजुअल लर्निंग, जब हम रोल कर रहे हैं तो आप बैठ के देख रहे हो, कई चीज़ें आपके साथ होंगी तो आपको नहीं समझ में आएंगी, आप फील कर सकते हो कि कैसे हुआ, है ना, कैसे फंस गया मैं, बट एट द सेम टाइम आप 2 फीट 3 फीट दूर बैठ के देख रहे हो तो आपको पता चलता है ना, कि क्या हो रहा है इसके साथ, क्या इसने गलती की। जैसे हम मैचेस देखते हैं तो फिगर आउट कर लेते हैं, राइट, बट एथलीट को उस टाइम समझ में नहीं आता। तो विजुअल लर्निंग, आप यू हैव टू फिगर आउट द वे। आपके लिए विजुअल लर्निंग ज़्यादा काम करता है, या आप DVD में देख के ज़्यादा सीखते हो, वो टाइप ऑफ विजुअल लर्निंग है, या कोचेस, या आप पढ़ के ज़्यादा सीखते हो, इट ऑल अप टू यू, है ना। राइट, कितना हो गया हमारा? 4 3 हुआ, ओके। सो फोर्थ इज आपकी फिजिकल प्रिपरेशन, ऑब्वियसली, राइट। उसके लिए आपको आपका डाइट वाला पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा, आपका स्लीप साइकिल ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, आपका, क्योंकि जो जिम में हमारे पास आ रहा है लेट्स से, तो आई थिंक आपको दोबारा अलग से सोचने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी जिम विम जाने के लिए, राइट। तो ट्रेनिंग पार्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, वो टेक केयर हो जाता है इधर, बट रेस्ट बचा जो आपके हाथ में है ना, आप खाना कैसा खाते हो, न्यूट्रिशन, आप सोते कैसे हो, है ना, राइट, वो पार्ट। एंड फिफ्थ इज एंजॉय द प्रोसेस। नाइस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप आ रहे हो इधर और आप हमेशा ख़राब फील कर रहे हो, या बच के कि आज मैं ना करूँ जित्सु, आज मैं ना पेला जाऊँ, या आप डिमोरलाइज हो रहे हो कि यार रोज़ मैं रगड़ा जाता हूँ, तो फिर नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सच्चाई है, ये ऑनेस्ट
ऑनेस्ट मैंने देखा है, आई थिंक बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग एग्री करेंगे कि बहुत लोग आते हैं बट स्टार्टिंग में सबके लिए है, बट एक पीरियड ऐसा आता है फर्स्ट स्टार्टिंग में जब आप डिप मारते हो, ठीक है। डिप किस लिए मार रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि आप खराब हो, बट आपको वो चीज़ें नहीं आती। ये लोग ऑलरेडी आपसे आयड हैं, 2 साल 3 साल 4 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी टेक्निक वाइज, आल्सो फिजिकल प्रिपरेशन ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम तो पहले जाओगे यार, पहले जाओगे इन द सेंस ऐसे कोई आपको मार तोड़ नहीं रहा है, नॉर्मल सेफ वे से ही प्रैक्टिस होगी, सेफ जगह रुका भी जाएगा। बट एनीवे जो बॉडी टाइटनेस आप किसी भी हिसाब से लगा लो, थोड़ा सा हैवी पड़ता है, बट एट द सेम टाइम पे अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो बॉडी बहुत जल्दी हैबिचुअल भी हो जाती है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें फील होनी कम हो जाएंगी, बॉडी टायर्डनेस, एट द सेम टाइम वो है ना माइंड वाली चीज़ें। तो अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए, आप मज़ा लेके कर पाए उसको, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो आई थिंक जित्सु एक ऐसी चीज़ है जो ओपन माइंड से अगर ट्राई करता है बंदे को एनीवे पसंद आ जाती है, क्योंकि एक टोटल डिफरेंट यूनिवर्स है, उसको आइडिया ही नहीं होता कैसे वो ट्रायंगल में फंसा, कैसे वो रियर नेकेड में फंसा, है ना, कैसे गिलेटिन आया, कहाँ से आमबार आई। तो 2 तरीके के मेजर रिएक्शन मिलते हैं, एक तो ये अरे यार यहाँ तो बेइज्जती होगी, दोबारा नहीं आना है, ठीक है, और जो बहुत लेस रिएक्शन आता है वो ये होता है अरे यार ये तो अजीब चीज़ है, ये तो सीखना ज़रूरी है, ये तो कैसे फंसा मैं मेरे, मतलब वो बंदा उसको अच्छे तरीके से लेता है, वो चाहिए। वो राइट नाउ बहुत कम है, ये वाले बहुत ज़्यादा हैं कि यार बेइज्जती हो गई, वापस नहीं आना है, ठीक है, या जो भी है खराब फील करने वाले, उसको चेंज करना ज़रूरी है। सो एंजॉय द प्रोसेस, सेम थिंग। So thank you so much for coming on the show. अरे नो वरीज यार, All this knowledge. thank you guys, thank you all guys to bring me on your platform. इसकी सहायता से आई होप कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे बच्चों की ट्रेनिंग को लेके, वुमेन सेल्फ डिफेंस को लेके, मार्शल आर्ट की सिचुएशन को लेके इंडिया में, राइट। और होप करते हैं कि इससे थोड़ा सा एटलीस्ट चीज़ें सुधरेंगी। आल्सो एट द सेम टाइम मैं अगेन आपको एक बार इनवाइट करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आप गुड़गांव में हो तो प्लीज़ आप MMA इन गुड़गांव सर्च करो, सेल्फ डिफेंस इन गुड़गांव सर्च करो, लिस्टिंग में ओम BJJ ने MMA अकेडमी आएगी। आप और अकेडमीज़ को भी चेक करो, बी ओपन माइंडेड, है ना, आप और जगह भी जाके ट्राई कर सकते हो, हमारे पास भी आके ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो, एटलीस्ट फॉर किड्स एंड सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स, एंड जो एथलीट बनना चाहते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स अडल्ट्स वो भी आ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे चेक करोगे ओम जित्सु @OMJIUJITSU और उसके आगे अंडरस्कोर करके NGO लिखोगे तो NGO वाला पेज मिल जाएगा। सेम यूट्यूब पे भी ओम जित्सु OMJIUJITSU आपको मिलेगा, और फेसबुक पे भी। तो प्लीज़ check us out. If you are nearby, come train with us. If you are outside, please support at least our NGO movement, and please at least कहीं पे भी हो आप थोड़ा बहुत फिजिकली ट्रेन करते रहो, सेल्फ कैपेबल रहो, राइट। इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन।